हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। और आप सभी के एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं? आई होप अच्छे ही होने चाहिए। और हम लोग आज बायो के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग सारे बायो के क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में पूरी एक साथ, कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारे इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे आज हम लोग इसी में देख लेते हैं और इसी से ही आपके आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। देखिए, ऊर्जा मुद्रा और ऊर्जा ग्रह, ये आप लोगों ने 9th में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा, बट यहाँ पे इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो देखिए, ऊर्जा मुद्रा की बात हो रही है कि ऊर्जा मुद्रा क्या है ना, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा। तो देखिए, इसके ऑप्शन है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर दूसरा ऑप्शन है एटीपी, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है पायरुवेट। ठीक है, तो इन्होंने ऊर्जा मुद्रा की बात की है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एटीपी। अगर इसी जगह पे ये क्वेश्चन चेंज कर देते और ये कह देते कि ऊर्जा ग्रह क्या है, तो फिर हम लोग कह देते माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तो इसके भी ऑप्शन यही है कुछ सेम। पहला ऑप्शन देखिए, हमने बताया कि ऊर्जा मुद्रा एटीपी को बोलते हैं और ऊर्जा ग्रह बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोगों के पास जो रुपए होते हैं तो हम लोग कहाँ में डालते हैं? गुल्लक में डालते हैं। तो गुल्लक क्या है? एक प्रकार का घर है जिसमें हम लोग पैसे डाल रहे हैं। तो वो पैसा क्या है? ऊर्जा मुद्रा है, उसको कहाँ में डाल रहे हैं? ऊर्जा ग्रह में, मतलब उस गुल्लक में डाल रहे हैं। तो ये एटीपी ऊर्जा है, ऊर्जा का घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एटीपी क्या है? ऊर्जा है, इसका निर्माण कहाँ होगा? यहीं पर होगा। तो इसके पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, तो यही हो जाएगा। लेकिन इसके और भी ऑप्शन आप लोग सुन लीजिए कि ताकि पेपर में आए तो कंफ्यूज ना हो। देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया है लिम्फोसाइट्स, फिर दिया है श्वेत रुधिराणु, क्लोरोप्लास्ट में है, नहीं, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट में, फिर है पर ऑक्सीसोम्स में, फिर है लाइसोसोम्स में। तो ये सब आप लोगों ने 9th में पढ़े हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पूछेंगे एटीपी तथा NADP2H का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में ही पूछा गया है। फिर पूछा गया है कि लसिका में नहीं पाए जाते हैं। देखिए, लसिका में नहीं पाए जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि छना हुआ द्रव होता है, ये लसिका में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके ऑप्शन है, पहला देखिए ऑप्शन है, इन्होंने दिया है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। देखिए, जो रुधिर होता है उसका ही छना हुआ रूप ये होता है, तो उसमें ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो नहीं जा पाती हैं। तो इसमें देखिए दिया है कि लसिका में नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ नहीं होती है। पहला ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएं है, दूसरा है लिम्फोसाइट्स, फिर है श्वेत रुधिराणु, फिर है उत्सर्जी पदार्थ। तो देखिए, लसिका क्या है? रुधिर का छना हुआ रूप होता है, इसलिए इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, लाल रुधिर कणिकाएं। ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि जठर रस स्रावित होता है। तो देखिए, वो आहार नाल में पाचन की जो क्रिया है उसकी जो पूरी सारणी है कि कौन सा एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। जैसे मुंह गुहा में है तो टाइलिन एंजाइम होता है, लार में पाया जाता है, लार ग्रंथि से होता है, आमाशय में जाते हैं तो जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। इस प्रकार से सारे याद कर लीजिएगा, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि जठर रस स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। तो देखिए, जठर रस जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, लेकिन इन्होंने ग्रंथि नहीं दी हुई है, इन्होंने सीधा पार्ट दे दिए हैं। पहला है इन्होंने दिया है अग्न्याशय, पहला इन्होंने दिया है अग्न्याशय, दूसरा इन्होंने दिया है पित्ताशय, फिर तीसरा इन्होंने दिया है आमाशय, फिर चौथा इन्होंने दिया है यकृत में।
ठीक है, तो ये ऑप्शन सही था, आपको बताएं ताकि कंफ्यूज ना हो। जठर रस स्रावित होता है आमाशय में। ठीक है, तो जठर रस कहाँ स्रावित होता है? आमाशय में स्रावित होता है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें। ये 4 क्वेश्चन आपके बायो के हो गए हैं। देखिए, पहले चैप्टर जैव प्रक्रम के भी ये चल रहे हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज लाइन से ही करवा रहे हैं। फिर इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नंबर 5 क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो लाल ग्रंथियों की संख्या, देखिए इसमें ऑप्शन जोड़ी में दिया हुआ है, ऐसे नहीं है। तो जोड़ी में है तो देखिए एक जोड़ी, इन्होंने आगे लिख दिया है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, ऐसे करके इन्होंने लिखा है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी और ये 4 जोड़ी। तो देखिए लाल ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। तो ध्यान दीजिए कि अगर जोड़ी में है तो फिर 3 जोड़ी होगा, ऐसे अगर नॉर्मल होगा तो फिर दूसरा ऑप्शन दिया होगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये आपका 2014, 13 और 12 में पूछा गया, मतलब 2014 में, 2013 में, 2012 में। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर नंबर 6 क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण पौधों में कहाँ पर होता है? प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण में जब भी हम लोग पढ़ते थे, बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमेशा प्रकाश संश्लेषण में भोजन पत्तियों में बनता है ना। तो इसका ऑप्शन जो दिया है, पहला है जड़ में, दूसरा है पत्ती में, तीसरा है तने में, चौथा है फूल में। तो क्या हो जाएगा? पत्ती में हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 यानी कि 2015 में पूछा गया है। ठीक है, ये पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देख सकते हैं क्या पैटर्न था पहले का। फिर है पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, मतलब किस प्रक्रम के द्वारा वायु को वो शुद्ध कर देते हैं? कौन कर देते हैं? पादप कर देते हैं। वो भी क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। और इन्होंने कहा है कौन सा ऐसा प्रक्रम होगा जिससे पादप शुद्ध कर देते हैं वायु को। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो वायु को पानी से निकलने से ऐसा नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फिर है श्वसन द्वारा और प्रजनन द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा श्वसन द्वारा। ठीक है, इसमें हो जाएगा क्या? श्वसन द्वारा। पादप वायु को शुद्ध करते हैं किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2014 मतलब 2014 में ये भी पूछा गया है। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है। तो ग्रास नाल बताया गया होगा कि ग्रास नाल यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो देखिए इसके ऑप्शन है 5 से 8 सेंटीमीटर, फिर है 1 से 5 सेंटीमीटर, फिर है 25 से 30 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर है तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। फिर इन्होंने 15 फीट, ये 15 फीट तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। फिर ये जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो 25 से 30 यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, तो 25 से 30 सेंटीमीटर लग जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य में ग्रास नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम इनको हटा देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है। तो देखिए 4 प्रकार के दांत होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये पढ़ा होगा।
ठीक है। तो कृंतक, रत्नक, अग्रचवड़क, इसमें आप लोगों को जोड़ी में बताया गया होगा 21, 23। तो देखिए इसमें 21, 23 ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब है 2 जोड़ी, मतलब टोटल कितने 4, इसमें 1 जोड़ी मतलब 2, इसमें 2 जोड़ी मतलब कि 4, इसमें 3 जोड़ी मतलब कि 6। इन्होंने चवर्णक दंतों में, इसमें से देखिए जो भी पूछेंगे हम लोग वही कर देंगे। कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्र चवर्णक पहले आएगा, चवर्णक बाद में आएगा, तो ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, तो इसको कर लेंगे ऐसे करके, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा, चवर्णक में 6 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है कि अमोनिया का यूरिया में, तो देखिए जो भी आएगा उसी अकॉर्डिंग इसमें हम लोग कर लेंगे। फिर है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, मतलब कि अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है। तो देखिए अग्न्याशय दिया हुआ है आपका, अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है, अग्न्याशय हो गया, फिर यकृत हो गया, फिर आमाशय हो गया, और फिर हो गया वृक्क। तो देखिए इसमें आपका यकृत होगा, वृक्क ना लगा दीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के इसको कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है यकृत। फिर उसके बाद है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो देखिए क्या है कि जाइलम और फ्लोएम 2 होते हैं तंत्रिकाएं। तो जाइलम का काम क्या होता है कि जल और जो खनिज लवण होते हैं वो मिट्टी से या जल से लेकर के पत्तियों तक ले जाते हैं, फिर पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे फ्लोएम लेकर के पूरे पहुंचाता है। तो फ्लोएम क्या करता है, भोजन को फैलाता है, और किस रूप में फैलाता है, वो सुक्रोज के रूप में। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में और वसा के रूप में। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण काहे में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। फिर उसके बाद है कि अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है, मतलब अग्न्याशयी रस जो निकलता है किसके पाचन में सहायक होता है। तो आप लोगों ने देखिए मुख गुहा, फिर उसके बाद अमाशय और ग्रहणी सब पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बताया होगा कहाँ पे कौन सा रस निकलता है। तो यहाँ पे वहाँ अग्न्याशयिक रस भी दिया हुआ है कि किसके पाचन में सहायक होता है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, दूसरा है प्रोटीन एवं वसा, तीसरा है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, चौथा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों के पाचन में सहायक होता है। कौन, अग्न्याशयिक रस। फिर 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है प्रोटीन संश्लेषण। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादपों में जो है वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। फिर है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस में। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं उत्सर्जन में, पाचन में, श्वसन में, वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन तो पूरी बॉडी में ब्लड लेकर के जाता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर है रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रंध्रों में देखिए 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं, सिर्फ 2 ही, दरवाजे 1 या 2 होते हैं, तो 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। और इसमें ऑप्शन है 5, 4, 3, 2, तो 2 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है उसमें कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से निकलती है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। देखिए उसमें होता क्या है कि 6 CO2 भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, 6 मोल हमारा वाटर भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा C6H12O6 बनता है, और उसके बाद +6 O2 निकलता है। तो बात ये आती है कि ऑक्सीजन तो इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, तो ऑक्सीजन निकल कहाँ से रहा है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन जो है बेटा हमारे जल से निकलता है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है। फिर 17 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी दोनों है। तो सिर्फ एक ही ग्रंथि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, वो कौन सी है, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। अग्न्याशय, पिट्यूटरी, थाइमस और थायराइड। तो अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों ही होती हैं, है ना। एक में एंजाइम होते हैं, एक में पाचक एंजाइम्स होते हैं। तो अग्न्याशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जिसमें दोनों ही होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही। फिर लिखा है पित्त रस का स्रावण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, आमाशय में, ठीक है। तो
तो श्रावण की बात कर रहे हैं, तो जो श्रावण होता है वो बेटा यकृत में होता है और स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन यही थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि ऐसे कह देंगे श्रावण होता है या स्टोर होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है, बनता कहाँ है, तो यकृत में बनता है, स्टोर होता है पित्ताशय में। उसी यकृत में ही पित्ताशय होता है। आपने मनुष्य का पाचन तंत्र देखा होगा तो वहाँ आपको पित्ताशय यकृत बताया गया होगा, तो वहीं पर यकृत के बगल में ही, यकृत में ही पित्ताशय होता है, मतलब उसके जस्ट बगल में ही होता है, तो छोटा सा होता है। तो पित्त रस का निर्माण मतलब कि स्रोत जो है वो कहाँ है, यकृत में है, और रुकता कहाँ है, स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। तो इसके ऑप्शन में थे कि पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, आमाशय में। देखिए गलत ऑप्शन को ये फर्स्ट नंबर पर ही रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेगा कि पित्तरस पित्ताशय है, तो पहला ही नंबर पे इन्होंने पित्ताशय रख दिया, जिससे कि आप गलत ऑप्शन को टिक कर दें। तो आप यहाँ पे कौन सा कर देंगे, यकृत में कर देंगे। ठीक है, फिर एक क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बेटा एटीपी तथा NADP2H बनते हैं। फिर ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। ऑप्शन पहला इन्होंने दिया है एटीपी तथा NADP2H, एटीपी तथा ग्लूकोज, एटीपी तथा NADP और ये सभी, तो कौन सा हो जाएगा, एटीपी तथा NADP2H हो जाएगा। फिर लिखा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, तो अभी बताया था कि जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवणों को लेकर के पत्तियों तक जाता है, उसके बाद वहाँ पे भोजन बनता है, उस भोजन को फ्लोएम लेकर के पूरी बॉडी में जाता है, किसके, पौधों के। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन में है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा और मज्जा द्वारा, तो फ्लोएम द्वारा हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अंत में देखिए 8 एटीपी ही सिर्फ बनते हैं। ऑप्शन में है 2, 0, 4 और 8, तो कितने बन पाएंगे, 8 बन पाएंगे। फिर लिखा है यकृत स्रावित करता है, वही क्वेश्चन है, उसको अपोजिट करके पूछ लिया है। तो लार, अग्न्याशय रस, जठर रस, पित्तरस, तो अभी बताया था कि श्रावण होता है किसका, पित्तरस का होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा पित्तरस। तो ये आप सभी के जैव प्रक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, तो देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रण करता है। देखिए मस्तिष्क आपने पढ़ा होगा, तो मस्तिष्क में आपको एक भाग पढ़ाया गया होगा मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा की बात पूछ रहे हैं कि वो किस पर नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है सभी ऐच्छिक कार्यों पर। ऐच्छिक का मतलब वो होता है कि जो हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अपना मुंह फैला करके बोल रहे हैं तो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पलकें हैं वो अपने आप बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, तो ये बिना इच्छा के हो रही हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ कुछ देर सेकेंडों में कर सकते हैं, बट ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं कर सकते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिया है प्रतिवर्ती क्रियाओं का और सभी प्रकार की दैहिक क्रियाओं का। दैहिक मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब। तो इन्होंने कहा कि मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रण करता है सभी ऐच्छिक कार्यों का, सभी अनैच्छिक कार्यों का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का, सभी प्रकार की दैहिक क्रियाओं का। तो याद रखिएगा कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वो सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार। देखिए हृदय और मस्तिष्क में कंफ्यूज हो जाते हैं, मस्तिष्क का पूछ रहे हैं। तो मस्तिष्क का भार होता है 1300 से 1400 ग्राम, किलोग्राम ना कर दीजिएगा, 1300 से 1400 ग्राम। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 1000 से 1100 ग्राम, दूसरा है 1300 से 1400 ग्राम, तीसरा है 900 से 1000 ग्राम, फिर है 1600 से 1800 ग्राम। तो कौन सा हो जाएगा, 1300 से 1400 ग्राम हो जाएगा। फिर है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, वो ताप को नियंत्रित करता है। इसमें देखिए आपके ऑप्शन दिए पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, डायएन्सेफेलॉन, इनमें से कोई नहीं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है मस्तिष्क के।
फिर है यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं, मतलब कि क्या है कि जैसे कि आपकी बॉडी पे कोई आपके हाथ पे कोई जलता हुआ कोयला रख दे और आप उसको ना फेंकें, तो इसका मतलब है कि आप उसके प्रति रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्रतिवर्ती क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो ये वही बात कह रहे हैं कि यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी तुरंत ही रिएक्ट करती है, अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब कोई ना कोई पार्ट डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कह रहे हैं कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, तो पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देखिए सूचना पहुंचाने वाला अगर रास्ते में नहीं होगा तो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचेगी नहीं, और जब तक मस्तिष्क के पास पहुंचेगी नहीं तो वो रिप्लाई कैसे करेगा कि आपको जो है इस कोयले को फेंकना है ना। तो मेरुरज्जु जो होती है वही लेकर के सारी सूचनाएं पहुंचाती है मस्तिष्क में, तो इसका मतलब ये है कि मेरुरज्जु जो है वो हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है। फिर है मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि अभी देखिए, मिश्रित ग्रंथि अभी पहले वाले चैप्टर में भी देखा था कि अंतःस्रावी बहिःस्रावी किसमें होती है, अग्न्याशय में, तो अग्न्याशय ही है ऐसी ग्रंथ जो मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए लिखा है पिट्यूटरी ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, अग्न्याशय ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथ, तो अग्न्याशय ग्रंथि को ही मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। फिर नंबर 6 क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोगों को बताया भी गया होगा कि पीयूष ग्रंथि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसे ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, थायराइड है, एड्रिनल है, पीनियल कॉय है और पीयूष ग्रंथि है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथ किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी दोनों है, तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया, अग्न्याशय, पिट्यूटरी, थाइमस और थायराइड। देखिए ये दूसरे चैप्टर में इसलिए बता रहे हैं, बाकी वही है। तो अग्न्याशय ऐसा होता है जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों है। फिर लिखा है ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो इसके ऑप्शन है थायराइड ग्रंथ, थाइमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो पिट्यूटरी ग्रंथ सबसे आगे ही होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथ से ही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। फिर है अनिषेक फलन, अनिषेक का फलन मतलब होता है बीज रहित जो फल होते हैं उन्हें अनिषेक फलन बोलते हैं, मतलब बीज रहित जो फलन होता है उनको ही बोलते हैं। को प्रोत्साहित कौन करता है, कौन सा हार्मोन अनिषेक फलन को प्रोत्साहित करता है, तो ऑप्शन में है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन और फ्लोरिजन। तो ऑक्सिन नामक ऐसा हार्मोन होता है जो अनिषेक फलन को प्रोत्साहित करता है। ऑक्सिन फलन ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, अनिषेक फलन को प्रोत्साहित करता है। फिर है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। पहला ऑप्शन है गैस्ट्रिन, दूसरा है इंसुलिन, फिर है थायरॉक्सिन और है पैराथॉर्मोन। तो हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं वो इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। ठीक है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। देखिए इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोज में चेंज नहीं हो पाता है, तो ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में क्या होती है, बढ़ती रहती है। इस वजह से हमें क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल पर, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर, सेरिबेलम पर, सेरिब्रम पर। तो मस्तिष्क के अगले वाले हिस्से में ही होती है, तो हम कहेंगे मस्तिष्क के अधर तल पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। फिर है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, तो साइटोकाइनिन होता है। ऑप्शन में देखिए लिखा है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। तो कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है, साइटोकाइनिन हो जाता है। फिर 13 नंबर है हार्मोन इंसुलिन बनाता है। कौन सा हार्मोन इंसुलिन बनाता है, देखिए अग्न्याशय में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, उन द्वीपिकाओं के अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा नामक कोशिकाएं होती हैं। तो हमारे जो बीटा नामक कोशिका होती है उसे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इन्होंने कहा कि हार्मोन इंसुलिन कौन बनाता है, कहाँ बनता है, तो अग्न्याशय ग्रंथि में बनता है। तो ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा, अग्न्याशय द्वारा हो जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न है मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं, तो देखिए इंसुलिन है, एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मादा लिंग हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन, और अगर इसी जगह पे बोल देते पुरुष लिंग तो हम लोग कह देते एंड्रोजन। तो दोनों एक साथ ध्यान में रखिएगा कि मादा के लिए एस्ट्रोजन होता है और पुरुष के लिए कौन सा होता है हमारा, एंड्रोजन होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद लिखा है कि हार्मोन क्या है, मतलब हार्मोन जो होते हैं वो क्या काहे के बने होते हैं। ऑप्शन में लिखा है प्रोटीन, एमिनो एसिड, साधा कार्बोनेट, जटिल कार्बोनेट। तो प्रोटीन के बने होते हैं, जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। फिर लिखा है केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए पहला है प्रोस्टेट ग्रंथ, जठर, पेनियल और पैंक्रियाज। देखिए पैंक्रियाज सबके पाई जाती है, जठर, पेनियल सब में। तो प्रोस्टेट एक ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ नर में पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथ। ठीक है, आपको जब नर जनन पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पे बताया गया होगा। पिट्यूटरी ग्रंथ की पश्चपाल से निकलने वाला हार्मोन है। तो पश्चपाली, देखिए पश्चपाल से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ऐसे भी पहले भी ऐसे पूछा जाता था, लेकिन अब बहुविकल्पी हो गया। तो बहुविकल्पी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि का मतलब है कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाल से निकलने वाला हार्मोन है। तो दो होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन, एक वासोप्रेसिन। तो इसमें देखिए ऑप्शन में एक ही मिलेगा कोई। देखिए पहला लिखा है प्रोलैक्टिन, हो नहीं सकता। सोमेटोट्रोपिन नहीं हो सकता। फिर तीसरा दिया इन्होंने वासोप्रेसिन, तो यही हम टिक कर देंगे। और लास्ट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, तो वासोप्रेसिन टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। हो सकता है कि वो चेंज करके ऑप्शन ऑक्सीटोसिन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। तो इसके उपापचय के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, किसके, कैल्शियम और फास्फोरस के। तो पैराथायरॉयड होता है। ऑप्शन है पैराथायरॉयड, थायराइड, पिट्यूटरी और अग्न्याशय। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराथायरॉयड। तो ये हमारे दूसरे चैप्टर जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के क्वेश्चन थे, जो बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर इसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर यानी कि पौधों एवं जंतुओं में जनन देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस वाले चैप्टर से थ्योरी ज़्यादा आती है, तो इससे बहुविकल्पी थोड़ा कम हो गए हैं। देखिए लैंगिक जनन के लिए आवश्यक क्या होता है। देखिए लैंगिक जनन में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, हाफ मेल और हाफ फीमेल। तो पहला ऑप्शन देखिए अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है असूत्री विभाजन, तीसरा है कलिकोत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी याद कर लीजिएगा। मुकुलन पाया जाता है। देखिए मुकुलन बताया है कि प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लीशमैनिया, इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो मध्य भाग क्या होता है, वर्तिका होता है, और पूरा अगर लें ऊपर से नीचे तक तो पूरा वर्तिकाग्र हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 और 2013 में पूछा गया है कि पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। ऑप्शन में सुन लीजिए क्या है, ऑप्शन में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और अंड। तो क्या हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा। फिर लिखा है नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि, मतलब वही जो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, भी क्वेश्चन आया था। पहला है एपिडिडाइमस, फिर है अधिवृक्क ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्रंथ और अग्न्याशय। तो ऊपर वाले सब में पाए जाते हैं, सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ नर में पाई जाती है। तो यही हो जाएगा इसका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है एंजियोस्पर्म्स में निषेचोपरांत बीज कवच बनता है। पहला ऑप्शन है इसका द्वितीयक केंद्रक से, अध्यावरण से, फिर अंडाशय भित्ति से, भ्रूणकोश से। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय भित्ति से। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में निषेचन उपरांत, मतलब निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद बीज का जो कवच है वो कहाँ से बनता है। तो जो अंडाशय होता है उसी की भित्ति जो साइड वाली होती है वही उसका बीज का कवच, मतलब बाहरी हिस्सा कवर करने वाला बन जाता है। ये 2014 और 2013 दोनों में पूछा गया है। फिर है निषेचन के दौरान परागण, पर परागण स्वपरागण होती है ना, परागण पढ़ा होगा। निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। देखिए कोई भी चीज़ निकल के कहीं अगर जाएगी तो उसको प्रवेश करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है अध्यावरण, फिर है बीजांडकाय, फिर है निभागी और है फिर अंड द्वार। तो ये देखिए अंड में प्रवेश करेगी, तो अंड द्वार जो होगा उसके द्वारा प्रवेश करेगी।
तो निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाली जो पराग नलिका होती है सामान्यतः बीजांड में अंड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन बीजांड काय है, तो इसको मत टिक कर दीजिए। सोचिए बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड काय नहीं, ये अंड द्वार में प्रवेश करती है। फिर है मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम्स का मतलब गुणसूत्र होता है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे लोग इसको 44 टिक कर देते हैं। तो देखिए अभी बताया ना कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में देखिए क्या होता है कि टोटल हमारे जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 44 होते हैं। उन 44 में से टोटल तो ऐसे तो टोटल 46 होते हैं, लेकिन जो दैहिक होते हैं वो 44 होते हैं। तो 44 में 22 मेल के होते हैं, 22 फीमेल के होते हैं। तो वो शुक्राणु के हुए ना, शुक्राणु के होंगे 22। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है, तो कितनी होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं 44 लगा देते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। फिर है परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। पहला ऑप्शन है गर्भ निरोधक गोलियां, दूसरा है निरोध का प्रयोग, फिर है वैसेक्टॉमी, फिर है गर्भ समापन। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी के द्वारा परिवार नियोजन, मतलब ये क्या है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। और ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड के लिए। फिर इसके बाद लास्ट चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पुष्प में लाल रंग प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा, मतलब इसका उल्टा लक्षण क्या होगा। तो देखिए 2 ही रंग पड़े होंगे, एक लाल और एक सफ़ेद। तो अगर पुष्प में लाल रंग प्रभावी है तो अप्रभावी कौन हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है बौना पौधा, गोल बीज, सफ़ेद पुष्प और हरे बीज। तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद पुष्प हो जाएगा। फिर लिखा है एक द्विसंकर का 10 प्रारूप होता है। तो देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप आपने पढ़ा होगा, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। तो इन्होंने कहा है कि 10 प्रारूप होता है। तो इसका देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्विसंकर का क्या 10 प्रारूप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा इसको ध्यान में करके जाइएगा। 1:2:1, फिर है 2:1:1:1:2, फिर है 9:3:3:3:1, फिर है 3:1। तो ये तो भैया एक संकर के लिए गया। ये हो जाएगा हमारा द्विसंकर संकरण के लिए कि इसका जो 10 प्रारूप होता है, मतलब कि जो दिखाई देता है वो 9:3:3:1 होता है। ठीक है, जो दिखाई देते हैं ये एक संकर का है, ये द्विसंकर का है, वो भी क्या 10 प्रारूप है। इसमें इसका अंतर भी बहुत ज़्यादा पूछा था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। देखिए अगर जो चीज़ शुद्ध होगी उसके लिए हम लोग कैपिटल का यूज़ करते हैं, मतलब जो भी लेटर आते थे कैपिटल। उसके बाद आती है कि इन्होंने कहा है गोल, तो गोल के लिए क्या यूज़ करते थे, आर यूज़ करते थे। तो शुद्ध है और गोल है तो क्या होना चाहिए, कैपिटल आर और कैपिटल आर होना चाहिए। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन है स्मॉल टी, फिर है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर है टी और ये, फिर है ये आर। तो क्या हो जाएगा आर, क्योंकि राउंड मतलब गोल और शुद्ध है। शुद्ध होगा तो पूरे कैपिटल होंगे, गोल है तो आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद इसके आगे के देख लें। ये जितने बता रहे हैं ये सब आप लोग पढ़ के जाएंगे, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे बायो के। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है आनुवांशिक एकक जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। आनुवांशिक एकक हम लोग जीन को बोलते हैं, वही गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो आनुवांशिक एकक जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, इसका पहला ऑप्शन है आनुवंशिकी एकक, फिर है डीएनए, आरएनए और जीन। तो आनुवंशिकी एकक क्या है, जीन है, तो जीन पाए जाते हैं। फिर लिखा है विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं। तो विपरीत लक्षणों के जोड़े, जैसे बोल दिया सफ़ेद पुष्प लाल पुष्प, तो इनका जो जोड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, तो इनको देखिए युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। तो ऑप्शन में लिखा है युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ, निर्धारक, समयुग्मजी और समरूप। तो क्या हो जाएगा, युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ हो जाएगा। ठीक है, फिर है टी.एच. मॉर्गन ने अपना आनुवांशिक प्रयोग किस पर किया। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कि टी.एच. मॉर्गन ने अपना आनुवांशिक प्रयोग जो किया था वो फल मक्खी पर किया था। ऑप्शन में है घरेलू मक्खी, बालू मक्खी, फल मक्खी और सीसी मक्खी। तो क्या हो जाएगा, फल मक्खी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, फल मक्खी पर इन्होंने किया था। फिर है आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो आनुवांशिकता के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं।
इन्होंने बताया था, लेकिन इसके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीच, ग्रेगर जॉन मेंडल, हरगोविंद खुराना। तो कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। और इन्होंने ही पृथक्करण का नियम भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि आनुवंशिकता के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे, और इन्होंने ही पृथक्करण का नियम दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है, प्रभावी का मतलब है जो दिखाई देता है, अप्रभावी का मतलब है जो चीज़ नहीं दिखाई देती। क्योंकि देखो हर चीज़ में क्या होते हैं कि गुण तो सारे होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन किसी में अच्छे गुण दिखाई देते हैं तो प्रभावी हैं, बुरे नहीं दिखाई देते तो वो अप्रभावी हैं। किसी में बुरे दिखाई देते हैं, अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, तो जो नहीं दिखाई देते हैं वो अप्रभावी, जो दिखाई देते हैं वो प्रभावी। तो उद्यान वाली जो मटर थी उसमें अप्रभावी लक्षण क्या था? झुर्रीदार बीज थे। ऑप्शन है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। तो जो झुर्रीदार बीज थे वो अप्रभावी लक्षण था, मतलब कि जो बीज थे वो झुर्रीदार थे, वो अप्रभावी लक्षण था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो अगली 2-3 पीढ़ियों के बाद में वो धीरे धीरे शो होने लगा। फिर उसके बाद है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए, ये तो बहुत हिट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो कौन सा था? मटर था, और हो सकता है कभी कभी मीठी मटर भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो मीठी मटर लगा दीजिएगा। पहला है पपीता, आलू, मटर, अंगूर। तो कौन सा किया था? इन्होंने मटर किया था, याद रखिएगा। फिर है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए जीन से लगी रहा नाम से ही पढ़ने में कि कुछ वैसा ही नेम है। देखिए पहला ऑप्शन इन्होंने मेंडल ने, फिर है जोहानसन ने, फिर है बीजमान ने, फिर लिखा इन्होंने एवरी ने। तो जीन और जोहानसन एक जैसे लेटर हैं, तो याद रखिएगा कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। निम्नलिखित में से आनुवांशिक पदार्थ है, ऑप्शन में है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आनुवांशिक पदार्थ सिर्फ एक ही है, वो है डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? अब जैसे भी वहाँ पे था हार्मोन क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं, वैसे यहाँ है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ऑप्शन में प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। तो हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र, क्योंकि उनमें डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है। फिर लिखा है कि केंद्रक किसका बना होता है? ऑप्शन में प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से, न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो देखिए केंद्रक जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, और न्यूक्लियो प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक आरएनए और एक डीएनए होता है। तो केंद्रक किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में देखिए ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा पेपर में। ऑप्शन में XY, XX, Y और X। देखिए जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें 2 होते हैं, पहली बात तो ये, और ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फीमेल के जो होते हैं सेम टू सेम होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा कि XY लिंग गुणसूत्र बना होता है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। तो मतलब रक्त में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो देखिए इसका थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा कम आप लोगों ने देखा होगा। पहला है दात्र कोशिका अल्परक्तता। ये गलत कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हम बता रहे हैं तो देख लीजिए, रक्तता। फिर है हीमोफीलिया। फिर उसके बाद में है वर्णांधता। फिर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जैसे बोल देते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग, तो सबके दिमाग में हीमोफीलिया चला जाता है, लेकिन ये नहीं होगा। और वर्णांधता तो आंखों से रिलेटेड वो हो नहीं सकती, तो दात्र कोशिका अल्परक्तता ये रोग हो जाता है। फिर लिखा है कि जीवन की उत्पत्ति हुई, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जल में हुई थी, तो ऑप्शन में सागर में, धरती पर, वायुमंडल में और अंतरिक्ष पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सागर में हो जाएगा, कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? सागर में हुई थी। फिर उसके बाद है रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ? रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ? तो देखिए पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ। तो चतुर्थ चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ था। फिर है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? वर्धी जनन के द्वारा, वर्धी मतलब कायिक बॉडी जो होती है उसके द्वारा। फिर है अलैंगिक जनन, मतलब कि जिसमें से सिर्फ एक में ही काम हो जाए। देखो अलैंगिक जनन में होगा तो कोई भी नया लक्षण आएगा ही नहीं, तो उसमें विभिन्नता होगी नहीं। फिर है लैंगिक जनन द्वारा, तो लैंगिक जनन में देखिए नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, तो उसमें विभिन्नताएं हो सकती हैं। फिर लिखा है स्पोर निर्माण, स्पोर मतलब होता है बीजाणु,
बीजाणु निर्माण में, तो उसमें भी हो नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन द्वारा। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं किसके द्वारा? लैंगिक जनन के द्वारा। फिर है विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? बंदर, चमगादड़, खरगोश और चिंपैंजी। तो किससे मैच करता है? मनुष्य चिंपैंजी से करता है। ठीक है, तो विकास के दृष्टिकोण से मानव सबसे निकटवर्ती किसके हो जाएगा? चिंपैंजी के हो जाएगा। ये सारे बायो के क्वेश्चन थे, जितने कराए हैं सारे कंप्लीट कर लेना, और जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो सारे इसी से ही लगभग आएंगे। और जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, इनको सबको पढ़ लीजिएगा, सारे हो जाएंगे। इसके बाद में फिजिक्स के मैंने जो कराए थे वो कर लीजिएगा, और शायद अभी केमिस्ट्री के एक ही चैप्टर के हो पाए थे। हम इसके नेक्स्ट वाले भी ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगा तो करा देंगे, नहीं तो आप लोग ये जितने कराए हैं इतने क्लियर करके जाइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आप सभी का पेपर अच्छा हो, अच्छे से पढ़ाई करिए।